कार्यक्रम ना देखें। यूएपीए वाले थप्पड़ से सुधरेंगे गद्दार। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। और बनाओ जश्न भारत की हार का जश्न, और बनाओ भारत की हार का जश्न, पाकिस्तान की जीत का जश्न, और फोड़ो पटाखे। भारत की हार पर गद्दार अपने अपने बिल से बाहर निकल आए थे ना। कश्मीर के बड़ी खबर है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर। इनफैक्ट आज जश्न मनाने वाली खबर है। अब पटाखे फोड़े देशभक्त, क्योंकि ये वाकई पटाखे फोड़ने वाली खबर है कि कश्मीर के ऐसे ही गद्दारों जिन्होंने भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर पटाखे फोड़े थे ना, जश्न मनाया था, उन पर यूएपीए की धाराओं में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। यूएपीए, आतंक विरोधी कानून। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यह बहुत बड़ी खबर है आज की। कश्मीर के वो छात्र, वो कश्मीरी जिन्होंने भारत की हार और पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया था, यूएपीए की धाराओं में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आतंक विरोधी कानून कश्मीर के, ध्यान से सुनिएगा, शेरे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में बाबर भक्तों की फौज ने पाकिस्तान के लिए जश्न मनाया था। भारत की हार पर गद्दार नाच रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे ना। ऐसे बाबर भक्तों पर, पाक भक्तों पर अब आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी हां, मतलब समझिए, अब पाकिस्तानी जश्न मनाओगे, देशद्रोही नारे लगाओगे, आतंकी कहलाओगे। यह संभवतः सबसे बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। जो लोग देश का मस्तक झुकाने की कोशिश कर रहे थे, देश नहीं झुकने देंगे। जी हां, यूएपीए के सेक्शंस लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान के सभी वो चीयर लीडर्स, वो जिन्ना गैंग, पाकिस्तान के चीयर लीडर जो भारत की हार पर खिलखिला रहे थे, जश्न मना रहे थे, पाकिस्तानी पटाखे जला रहे थे, ऐसे कई गद्दारों को पछताने की बारी अब आ चुकी है। अब की बार बहुत पछताएंगे गद्दार। पाकिस्तान में टुकड़े टुकड़े गैंग का टाइम ओवर होता नजर आ रहा है, क्योंकि यूएपीए आतंकवाद विरोधी कानून है, जिसमें आरोपी को जमानत तक मिलना मुश्किल होता है, रूह कांप जाती है जब इस मामले में गिरफ्तारी होती है। अब सोचिए, गद्दारों का जश्न, पाकिस्तान की जीत का जश्न, जश्न गद्दार, पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाले अब नहीं। देखिए, हमने कल भी पूछा था कि जो लोग पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाएं, उनके भारतीय होने पर शक क्यों ना किया जाए, क्यों ना कहा जाए कि वो पाकिस्तान के स्लीपर सेल है, और उन पर हमेशा शक भी किया जाना चाहिए। लेकिन देश के गद्दार कई लोगों के दुलारे हैं। इन्हीं लोगों में से एक है महबूबा मुफ्ती, पीडीपी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सरकार प्रतिशोध वाली कार्रवाई कर रही है और मेडिकल छात्रों पर यूएपीए वाला थप्पड़ मारा गया। इसलिए हमने पूछा, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ये यूएपीए वाला थप्पड़ मारा है, हम पूछ रहे हैं कि यूएपीए वाले थप्पड़ से सुधरेंगे गद्दार। लेकिन महबूबा मुफ्ती का इस सवाल का जवाब दे पाएंगी? सीधा सवाल कि भारतीय सैनिकों के इलाज के लिए पाक प्रेमी मेडिकल छात्रों पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? ये मेडिकल के छात्र हैं, कल को डॉक्टर बनेंगे, आर्मी के लोगों का इलाज करेंगे, इन पर भरोसा किया जा सकता है? ईमानदारी से करेंगे। और सवाल ये भी कि जिस तरह कश्मीर में पाकिस्तानी चीयरलीडर्स पर यूएपीए स्ट्राइक हुई है, उसी तरह पूरे देश में गद्दारों पर क्या आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये मेरा आपसे सवाल है कि ये जो यूएपीए वाला कश्मीर मॉडल है कि कश्मीर में तो ऐसा हुआ, ये मॉडल देश में लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सॉलिड सवाल आपकी स्क्रीन पर, यूएपीए वाले थप्पड़, सुधरेंगे गद्दार, कश्मीर का यूएपीए मॉडल देश में कब? ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये यूएपीए वाला जो मॉडल है वो पूरे देश में कब लागू होगा। ललित अंबरदार वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट, आपका स्वागत है। संबित पात्रा, शोएब जमई भी आपको नजर आ रहे हैं, और पीडीपी से भी मेहमान है मेरे साथ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। सबसे पहले संबित, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। महबूबा मुफ्ती कह रही है भाई ये यूएपीए वाला थप्पड़ मारा है अपने कश्मीरियों को, अमित शाह गले लगा रहे हैं, आप यूएपीए वाला थप्पड़ मार रहे हैं कश्मीरियों को, प्रतिशोध वाली कार्रवाई कर रहे हैं आप। सीधा सवाल, दीजिए जवाब। देखिए, थप्पड़ कौन मार रहा है? देश का खा करके, देश के टैक्स पेयर्स की मनी से अगर हम मेडिकल पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग पढ़ते हैं और देश के विरोध ही नारे लगाने लगते हैं, देश के खिलाफ डांस करने लगते हैं, और देश हार जाती है और तो दूसरे देश के लिए ताली बजाने लगते हैं, तो देश को थप्पड़ मारने का काम कौन कर रहा है?
जिन लोगों ने देश को थप्पड़ मारने का काम किया है, यदि उनके खिलाफ वैधानिक कानून के अंतर्गत काम हो, उनके खिलाफ केस हो, तो इसमें किसी प्रकार की चिंता करने की क्या आवश्यकता है। अगर उन्हें लगता है उन्होंने कुछ गलती नहीं की है तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। मगर अमन भाई, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आप देखिए, मुझे आश्चर्य लगता है कि हिंदुस्तान में ऐसे एक वर्सेस मैच चल रहा है। मतलब मैं भी हूं यहां पर डिबेट में, अन्य पार्टी के लोग हैं, और डिबेट क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के जीत पर क्या हिंदुस्तान में जश्न मनाया जा सकता है। और मुझे आश्चर्य है कि कुछ लोग इसके पक्ष में भी है कि हां, मनाया जा सकता है। आप बदले की आप कार्रवाई कर रहे हैं। ये विषय, महबूबा मुफ्ती कह रही हैं आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, प्रतिशोध वाली कार्रवाई। थप्पड़ मारा है आपने कश्मीरियों के मुंह पर यूएपीए वाला। नहीं तो महबूबा मुफ्ती तो ये भी कह रही थी कि अनुच्छेद 370 हटा के तो दिखाओ, भारत के झंडे को, तिरंगे को उठाने वाला कोई नहीं होगा। महबूबा मुफ्ती तो यह भी कह रही थी कि खून की नदियां बह जाएंगी जम्मू कश्मीर में। फारूक अब्दुल्ला तो ये भी कह रहे थे कि पीओके क्या तुम्हारे बाप का है, हाथ तो लगा के दिखाओ पीओके को, कोई पाकिस्तान ने चूड़ी पहन रखी है क्या। तो इन सब बातों को कोई सुनेगा क्या? कहने दो, कहने वाले कहते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे। ये तो कह रहे थे कि 1000 जन्म मोदी ले लेंगे फिर भी अनुच्छेद 370 को हाथ नहीं लगा सकते हैं। मगर कहने वाले कहते रह गए, करने वाले करके चले गए। फिरदौस जी हैं हमारे साथ पीडीपी से। फिरदौस भाई, स्वागत है आपका। ये यूएपीए वाला थप्पड़ आपको ज्यादा लग रहा है? उनकी आरती तो नहीं उतारेंगे ना भाई? नहीं, खुश तो चोपड़ा साहब आप तो बहुत होंगे, और आपके साथ समित पात्रा जी भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि डेफिनेटली आपने 50 से ज़्यादा बच्चों का करियर जो है वो एक स्टेक पे लगाया है, और 50 से ज़्यादा बच्चों के घर वालों को अपनी परेशानी में डाल दिया है। आप तो खुश होंगे, आपका चैनल खुश होगा, आपके जो स्पॉन्सर हैं वो खुश होंगे। लेकिन देखिए, 2 एस्पेक्ट हैं आपके क्वेश्चन के। अगर आप मेरे से आप फ्रैंकली जवाब सुनना चाहते हैं, पूरा बोलिए आप। कि समित पात्रा जी, अभी डिबेट शुरू भी नहीं हुआ था तो समित पात्रा जी ने एक मन बना लिया कि इस डिबेट में 2 मुसलमान हैं, और इन 2 मुसलमानों ने तो 100% पाकिस्तान को सपोर्ट करना है। तो इन्होंने अपने मन से ही कह दिया कि ये तो सपोर्ट भी करेंगे कि पाकिस्तान के नारे लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए। लेकिन मैं पात्रा साहब को कसूरवार नहीं ठहराता, उनकी नौकरी इसी लिए चलती है, उनका दाना पानी, उनका घर इसी बात पे चलता है। लेकिन कंट्री ऐसे नहीं चलती, ये मुल्क ऐसा कभी ना चला है ना चलेगा। बात यह है कि एक एस्पेक्ट ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, उसके लिए समित पात्रा साहब और इनकी जमात को सोचना चाहिए कि अब इनको पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है वोट हासिल करने के लिए और लोगों के बीच में तफरका और डिवीज़न पैदा करने के लिए। ये इस मुल्क में ही पाकिस्तान क्रिएट कर चुके हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि आप बीमार को गोली मार रहे हैं, हमें बीमारी का इलाज ढूंढना चाहिए। जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बीजेपी के साथ भी गवर्नमेंट में आई थी, तब भी हमने ये कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक सेंटीमेंट है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, और उसको एड्रेस आप आर्म ट्विस्ट पॉलिसी से नहीं कर सकते, उसको आप यूएपीए और पीएसए से नहीं कर सकते, बल्कि रिकन्सिलेशन और नेगोशिएशन से इन्हीं नौजवानों के साथ। लेकिन जो हालात जम्मू कश्मीर में पिछले 3 सालों से बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नहीं ओ करिए, अगर आपने ओ करना है तो अगर आपका मन बना हुआ है, एक ओपिनियन बना हुआ है और मेरा ओपिनियन आपने सुनना नहीं है तो आप करते रहिए। आप दिन में 50 बार बोलते रहिए, और अल्टीमेटली होगा यही जो समित पात्रा साहब कह रहे थे कि महबूबा जी ये कह रही थी, तो आज खून की नदियां नहीं बह रही हैं। जब कह रही थी कि यहाँ पे झंडा उठाने वाला नहीं है, जिस मेडिकल कॉलेज में देश का तिरंगा उठता था, आज वहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। जिस जम्मू में पाकिस्तान जिंदाबाद के कभी नारे नहीं लगे, आज सांबा में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि मुल्क को आपने किस तरह बांटा है और किन हालात में खड़ा करके रखा है। आपको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि आपकी पॉलिसीज, आपके प्रोग्राम। बहुत लंबा मैंने भाषण सुना, अब मैं जवाब दे दूं। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था, मैं काउंटर, फिर संबित आप जवाब दे दीजिएगा। फिरदौस भाई, आपने कहा कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम उस वजह में जाएं। ये क्या सरकमस्टांसेस हैं, किस वजह से ये बच्चे आज पाकिस्तान जिंदाबाद या पाकिस्तान की जीत पर जश्न मना रहे हैं? मैंने ठीक समझा, यही कहना चाह रहे हैं हमको उस वजह में जाना चाहिए बनस्पत इन पर यूएपीए लगाने के, यही आप कहना चाह रहे हैं?
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिछले 3 सालों से जो पॉलिसीज़ केंद्र सरकार की तरफ से इम्प्लीमेंट की जा रही है जम्मू कश्मीर में, जो कानून बनाए जा रहे हैं और जो पॉलिसीज़ इख्तियार की जा रही हैं खासकर नौजवानों के लिए, अमित शाह जी केंद्र के यूनियन होम मिनिस्टर कश्मीर में आते हैं, आने से पहले 2000 बच्चों इसका मतलब ये हुआ पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, और जाने से पॉलिसीज ठीक नहीं होगी तो हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, पाकिस्तान की साइड हो जाएंगे अगर पॉलिसीज ठीक नहीं होंगी। हम कंडीशन अप्लाई वाले इंडियन है, ठीक है ना साहब। अगर आप मेरे नाम की वजह से मेरे बारे में एक ओपिनियन क्रिएट करना चाहते हैं, मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, लेकिन अगर आप मेरा स्टेटमेंट पूरा सुनिए। मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है, और ऐसा हो रहा है, ये बहुत चिंताजनक बात है, ठीक है। लेकिन क्यों हो रहा है वो आप संबित पात्रा जी से पूछिए, जिनकी पॉलिसीज से ये हो रहा है। आप पॉलिसीज फॉल्टी होंगी, पॉलिसीज फॉल्टी होंगी तो पाकिस्तान जिंदाबाद होगा, ठीक है, उठाइए, ठीक है, नहीं अच्छी बात है। आप पॉलिसीज फॉल्ट, ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता फिरदौस आप भी असंतोष है, आपके अंदर भी असंतोष है, आप भी नाराज है, आप तो नहीं कह रहे ना पाकिस्तान जिंदाबाद, ये स्लीपर सेल है सर। कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर खुश हो रहा है, देखो मुसलमानों के साथ जो पॉलिसीज सही नहीं होंगी तो पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। इनको तो करना ही यही चाहिए, पॉलिसी सही नहीं होगी तो पाकिस्तान जिंदाबाद होगा। आप भी तो पॉलिसी से नाराज हैं, आप भी तो असंतोष हैं, आपने तो नहीं कहा ना पाकिस्तान जिंदाबाद। ये गद्दार है सर, ये स्लीपर सेल है, किनको बचा रहे हैं? ये यूएपीए कम लगा, इनको तो काला पानी की सजा होनी चाहिए, जेल में सड़े पूरी जिंदगी ये लोग। चोपड़ा साहब मेरी बात सुनिए। आईएसआई को स्लीपर सेल हिंदुस्तान में क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएसआई को हिंदुस्तान में स्लीपर सेल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब यहां पर आरएसएस और बीजेपी ने स्लीपलेस सेल आपके जैसे टीवी चैनल्स के तौर आपके जैसे टीवी चैनल्स के जरिए स्लीपलेस चैनल जो है, स्लीपलेस सेल्स जो है वो क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, पाकिस्तान को कुछ करने की मैं समझ गया आपकी बात। देखिए संबित, आपको पैदा कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं आप, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तान मजे से बैठ के उसका तमाशा देख रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं फिरदौस ताक, आज मैं उनसे सहमत हूं। संबित, आपको बच्चों से बात करनी चाहिए भाई, आपको वो भी कुछ कहना चाहते हैं, उनके दिल की बात आपको सुननी चाहिए कि वो क्यों बंदूक उठाते हैं, वो क्यों जवानों को शहीद करते हैं, वो क्यों पुलवामा पर जश्न मनाते हैं, वो क्यों उड़ी पर जश्न मनाते हैं, वो क्यों जवानों के शहीद होने पर जश्न मनाते हैं, वो क्यों भारत की हार पर जश्न मनाते हैं। बच्चों का दर्द समझिए संबित, आप उन पर यूएपी लगा देते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन ने अभी तक आतंकवाद को डिफाइन नहीं किया है ना, वैसे ही कुछ ये बातचीत गैंग वाले हैं जिन्होंने अभी तक बच्चों के एज का डेफिनेशन नहीं जारी किया है, कहां तक इनको बच्चे कहना है। ये जो पत्थर फेंकते हैं ये भी बच्चे हैं, ये बुरहान वानी जो बंदूक पात्रा साहब, आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे पात्रा साहब। फिर ये शुरू हो गए, इनकी आवाज को आप हटाओ जरा, इनको जरा हटाओ मेरे सामने से। डिफाइन करिए, कोई डिबेट नहीं चाहता। डिफाइन करिए कि माँ बाप के लिए बच्चा कब तक बच्चा रहता है। मैं पहले जिहादियों के साथ डिबेट नहीं कर सकता हूँ, पहले इनको आवाज कम करिए, फिर मैं बात करूंगा। एक भाई की तरह बताइए कि क्या आपके पात्रा साहब अमन भाई हो जाए तो बताना, मैं बात करूंगा। आपके भी बच्चे होंगे, आप बताइए। कोई मैं आपके प्रश्नों का जवाब नहीं देने वाला हूं अमन भाई, जब इनका हो जाए तो आप चलिए आप बताइए। नहीं सर, मेरी नजर में मैं अगर बताऊं ना तो ये कुछ ऐसा है कि माँ के मरने पर जो जश्न मनाएगा ना, वही भारत माँ के हारने पर जश्न मनाएगा। मुझे डिबेट करने दो ना, बोलिए संबित, आप मैं दे दूंगा ना। संबित, आप जवाब दे दीजिएगा। इन्होंने क्योंकि माँ का जिक्र किया ना, जो माँ के मरने पर जश्न मनाएगा ना, वही भारत माँ के हारने पर जश्न मनाएगा। मेरी नजर में भारत माता, माँ का दर्जा दिया जाता है। देखिए अमन भाई, संबित आप जवाब दे दीजिए। माता नहीं हारी है। अमन भाई, मैं भारत माता अमन भाई अगर इनसे बुलवाना है आप इनका 1-to-1 कर लो, हमें कोई शौक नहीं है आपके साथ डिबेट करने का। संबित ठीक है, फिरदौस भाई एक एक करके बोलते हैं, आपने बोला, आप संबित जवाब दे देंगे। संबित बीच में मत बोलिएगा, संबित आप बोलिए। ज्यादा बेहतर है। देखिए अमन भाई, बुरहान वानी बच्चा था, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, उस समय तो बीजेपी तो सत्ता में भी नहीं थी। याकूब मेमन भी बच्चा था इनके हिसाब से, याकूब मेमन भी आतंकवादी नहीं था। देखिए ये जो किलिंग्स हुई जम्मू कश्मीर में, ये कोई आज की कहानी नहीं है। ये जो क्रिकेट में ताली बज गई, ये कोई आज की कहानी नहीं है। विगत 30 वर्षों में 80,000 से अधिक लोग मारे गए। और ये जो कह रहे हैं ना कि अगर आप इस प्रकार की पॉलिसी बनाओगे तो हम तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे, तो इस लॉजिक से तो यह ललित अंबरदार बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडितों को तो माउंट एवरेस्ट उठा लेना चाहिए था। अगर इनके पास लॉजिक है कि अनुच्छेद 370 को छुओगे तो हम पाकिस्तानी बन जाएंगे,
तो उसी लॉजिक से जो इन्होंने किया है ललित अंबरदार और कश्मीरी हिंदुओं के साथ, मुझे एक कश्मीरी हिंदू दिखाइए जिसने पत्थर उठा लिया हो, मुझे एक कश्मीरी हिंदू दिखाइए जिसने गोली मारने की कोशिश की हो या आतंकवादी बन गया हो, मुझे एक कश्मीरी हिंदू दिखाइए जिसने किसी और देश के लिए ताली बजाना शुरू कर दिया हो। ये सारी प्रॉब्लम फिरदौस के साथ ही क्यों होती है? ये प्रॉब्लम कभी ललित अंबरदार के साथ क्यों नहीं होती है? मैं ये जानना चाहता हूं, नंबर एक। नंबर दो, क्या ये कहानी जम्मू कश्मीर की जो इनकी पॉलिसी की डिमांड है, ये डेवलपमेंट की डिमांड है? क्या ये लोग सड़कों के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये लोग स्कूल बनाने के लिए लड़ रहे हैं? क्या ये लोग जो यहां बैठ के कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात नहीं करोगे तो हम पाकिस्तान के लिए ताली बजाएंगे, ये लोग हिंदुस्तान में इंटरनेट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ये इनके बच्चे कैसे जाके हार्वर्ड में पढ़ेंगे उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी की। क्योंकि आप याद करिए, सैफुद्दीन सोज ने कहा कि यदि आज भी हमें मौका मिले तो कश्मीरी हिंदुस्तान का भाग नहीं रहना चाहता है, वो चाहता है कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, वो इंडिपेंडेंट हो जाना चाहता है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि फिरदौस जी को और यहाँ जो शोएब जमाई बैठे हैं, इन दोनों को खिलाती तो हिंदुस्तान है, मगर फिर भी ये इसी प्रकार दुखी रहते हैं। ये खाते हमारे टैक्स पेयर की पैसे से हैं, नौकरी करते हैं हमारे टैक्स पेयर के पैसे से, मगर खाते पाकिस्तान। हमारा नाम लेने की कोशिश कैसे की आपने? नहीं, आपने कैसे यहाँ से ये अपना परसेप्शन बनाया? जीव से कोशिश की भैया, बिल्कुल कोशिश सही की। हिंदुस्तान है क्या? है ना, मेरे बाप का ही हिंदुस्तान है, बाबर का तो नहीं है, मेरे बाप का ही है भैया। बाबर का हिंदुस्तान नहीं है, मेरे बाप का हिंदुस्तान है, ये बात याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पिताजी का हिंदुस्तान है, बाबर का नहीं है, ये बात तो कान खोल के खून भी इतना ही शामिल है मिट्टी में जितना तुम्हारा। आपके बाप का हिंदुस्तान है तो ताली मत बजाइए ना पाकिस्तान के लिए। गद्दारों के कौम अरे भैया बाबर के साले जान, यहाँ पर इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात करते हो? बड़ा ये जाके देश की आजादी में बाबर के साथ खड़े होने वाले लोग, जो लोग मुगलों को अपना मानते हैं, जो लोग ये कहते हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने वाला औरंगजेब था, वो लोग यहाँ भाषण कर रहे हैं, वो लोग यहाँ भाषण कर रहे हैं। मैं आपकी तरह खराब भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप पाकिस्तान के लिए ताली मारेंगे तो मैं कहूंगा कि हाँ ये देश हमारे बाप का है, हमारे पिता का ही ये देश है, बाबर का ये देश नहीं है और ना ही पाकिस्तान का ये देश है। सर्टिफिकेट भी दूंगा आपको और आप सर्टिफिकेट के काबिल भी नहीं है। आप यहाँ पर दंगे कराने वाले, आप यहाँ पर आप शाहीन बाग से दंगे कराने वाले, आप रतन लाल को गोली मारने वाले, अंकित को काट के गोद के मारने वाले, आपके साथ तो मैं डिबेट भी करना नहीं चाहता हूँ। आजादी के आंदोलन में कौन सी कुर्बानी दी तुमने? तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे विचारधारा के लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी, ये पता नहीं, लेकिन आज बताओ बस। जी चलिए, हो गया। शोएब, ये तो भाषा किसके बाप का, ये भाषा का सर नहीं है। आप पता नहीं कहाँ कौन से, क्या आप नेशनल टेलीविजन न्यूज़ 18 पर है, नेशनल पर है। चलिए अब रुकिए। हाँ, उन्होंने नाम लिया था, कोई गाली गलौज नहीं करी थी। आपने बोला किसके बाप का, आप अपना स्तर बता रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए ना, टॉपिक पे रहेंगे ना, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपसे शोएब जमाई सीधा सवाल, जो मेरा आज का डिबेट है उसी पे आते हैं। यूएपीए से सुधरेंगे गद्दार? चलिए अब शोएब जमाई सवाल पर आते हैं, सवाल पर जिसके लिए आप आए हैं आज, ठीक है ना। यूएपीए से सुधरेंगे गद्दार? यूएपीए, देखिए अमन भाई, भारतीय होने के नाते मैं स्पष्ट तौर पर यह मानता हूं कि इस देश की बाउंड्री के अंदर जो भी जीवे पाकिस्तान या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है वो देशद्रोही और गद्दार है। इस मुल्क के अंदर, जो हमारा मुल्क, जिसको हमारे बाप दादाओं ने, तमाम लोगों ने आज़ाद कराया और हमने अपनी एक बाउंड्री निर्धारित की, इस बाउंड्री के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद या जीवे पाकिस्तान का नारा लगाना बहुत ही बड़ा अपराध है और मैं मानता हूं कि यह देश के साथ एक विद्रोह है, इसलिए कार्रवाई होनी चाहिए। यूएपीए सही है, लेकिन जहां तक यूएपीए की बात है, मैंने कहा, अब मैं आ रहा हूं उसी पे कि यूएपीए एक एंटी टेररिज्म एक्ट है। अगर इस बुनियाद पर यूएपीए आप लगाते हैं तो फिर 2 अक्टूबर को जो लोग भी गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड कराते हैं, और आपको पता है कि ये संबित पात्रा के खानदान के लोग हैं, यानी इनके विचारधारा के लोग हैं, क्या इन लोगों पर भी यूएपीए नहीं लगना चाहिए? ऐसे तो संबित पात्रा भी जेल चले जाएंगे। इसलिए ये जो
अमन चोपड़ा, आप कैसे लोगों को बुलाते हैं जो खानदान खानदान करते हैं? खानदान पे आ जाऊंगा तो या तो आप बाबर के हैं या तो आप कन्वर्टेड हैं। आप क्या है आप बताइए? आप बाबर के साथ आए थे या कन्वर्टेड हुए थे बाद में? ये तो बता दीजिए। खानदान पे आएंगे तो मैं भी शुरू हो जाता हूँ ना। मैं तो बिल्कुल खानदान पे बताता हूँ भैया, हम तो इसी मिट्टी के हैं, हम तो कन्वर्टेड भी नहीं हुए और ना ही हम बाबर के साथ आए हैं। या तो आप बाबर के साथ आए हैं या कन्वर्टेड हुए हैं, दोनों में से क्या है आप बताइए। आप बाबर के साथ आए या बाबर का मार खा के कन्वर्टेड हुए, ये बता दीजिए। क्या ना क्या ना अब खानदान खानदान कर रहे हैं तो खानदान का पहले डिफाइन करिए। अंग्रेजों के साथ बाबर के, अरे हम गलती से देश में रह गए। अंग्रेजों के साथ आप मेरी स्किन कलर को देखिए, मैं अंग्रेज लग रहा हूँ आपको? अंग्रेज तो सोनिया गांधी है, जिसके पास आप जाके भीख मांगते रहते हैं, वो है अंग्रेज। आप बताओ, आप बाबर के खानदान के हो या कन्वर्टेड हुए हो? आप मुझे नहीं, बैठ जाओ, बैठा हुआ हूँ, अभी आपको खड़ा करने का वक्त आ गया है। खड़ा करके कान पकड़ के उठक बैठक कराने का वक्त आया है। जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ लगातार बोलते हैं और जो लोग बाबर को अपना आइडियोलॉजी मानते हैं, जो लोग बाबर और औरंगजेब को अपने सर्वेसर्वा मानते हैं, के खानदान के नहीं है, करने का वक्त आ गया। सावर के ना खानदान के हैं ना, हम गोडसे के खानदान के हैं। आप तो बड़े प्राउडली कहते थे कि बाबर ने इस देश को बनाया। आप तो बड़े गर्व के साथ औरंगजेब का नाम ले रहे थे थोड़ी देर पहले। अब क्या हो गया? मैं सावरकर का हूँ, था और रहूंगा, बिल्कुल रहूंगा। मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि मैं सावरकर का हूँ और सावरकर नहीं, गोडसे मुर्दाबाद बोलो। अरे तुम बोलो बाबर मुर्दाबाद, मैं तो अभी बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद। तुम बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद। अरे मैं तो बोलता हूँ गोडसे मुर्दाबाद, तुम बोल के दिखाओ औरंगजेब मुर्दाबाद। बोलो बोलो औरंगजेब मुर्दाबाद, देख लो, बोलो औरंगजेब मुर्दाबाद। संबित जी बोल के दिखा पहले, तू पहले बोल के दिखा औरंगजेब मुर्दाबाद। पहले बोल के दिखा तू बाबर मुर्दाबाद। बोल, बाबर बोलो ना, बाबर मुर्दाबाद। मैंने तो कहा गोडसे मुर्दाबाद। आज आपको मैं बधाई देता हूँ। आप बोलो अकबर मुर्दाबाद, बोलो अकबर मुर्दाबाद। आज आप बोलो औरंगजेब मुर्दाबाद। अरे आपको गले लगाने का दिल चाह रहा है मेरा। मैं आतंकवादियों से, जिहादियों से गले नहीं लगता हूँ। मैं जिहादियों से गले नहीं लगता हूँ। मैं जिहादियों से गले नहीं लगता हूँ। जो लोग पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए बल्लेबाजी करते हैं, उनके साथ में गले नहीं लगता हूँ, समझ लीजिए। मिठाई लाओ, भारतीय जनता पार्टी मिठाई खिलाओ रे, पाकिस्तान की जीत हुई है, इनको मिठाई खिलाओ। कल पटाखे फोड़ रहे थे। शोएब, यूएपीए क्यों ना लगे? अब एक मिनट चलिए ना, हो गया। शोएब, ये नौटंकी आपकी हो गई हो तो आप टॉपिक पर आ जाए। ये खानदान, बाप, आपकी भाषा गलत है। आज जिस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये खानदान, ये बाप, आपका लग नहीं रहा लेवल। आप नेशनल न्यूज पर बैठे हैं सर, थोड़ी भाषा का संयम रखिए आप, ठीक है ना? ये खानदान, बाप, वो आप जो लोग जाके, चलिए अब आप उस पे नहीं रहेंगे। एक मिनट, शोएब, हिंदुस्तान से शोएब, यूएपीए क्यों ना लगे इन पर? ये गद्दार है ना। अब गद्दारों पर यूएपीए लगेगा ना, इन पर शक की निगाह से देखना चाहिए ना। इन पर शक होता है, स्लीपर सेल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आपके और मेरे लिए खतरा है ये लोग, इनको क्यों बचाना? समझ रहे हैं आप? बोलिए अब आप, फिर उसके बाद ललित में इसका जवाब देता हूं। अमन भाई, हाँ जी, नहीं, मैं, संबित तो हमारे बड़े भाई हैं और मैं तो विचारधारा की बात कर रहा था, किसी पे पर्सनल आक्षेप नहीं लगाया मैंने। अब मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। मेरा एक बहुत स्पष्ट मानना इस बात को है कि अगर यूएपीए इस बुनियाद पर लगता है तो फिर गोडसे मुर्दाबाद कहने वालों पे यूएपीए। सेकंड पॉइंट ये है, यूएपीए में प्रॉब्लम क्या है? आज मैं आप ही पे आ रहा हूं। ये संभावित आतंकी ही है सर। ये स्लीपर सेल है, ये गद्दार हैं। बोलिए आप। नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन इसी बात का मैं जवाब देता हूं कि क्या, सुन लीजिए, मैं आज आपसे भी, तमाम दर्शकों के सामने, पूरे भारत से पूछना चाहता हूं, संबित जी से, कि मोहम्मद शामी तो हमारे नेशनल टीम का प्लेयर है, हमारा प्राइड है सर। वो तो प्राइड से कहता है, देखो ये भारत का झंडा है, नेशनल एंथम गाकर। क्या मोहम्मद शामी को आपने जो गद्दार आईएसआई का नैरेटिव है, हमारे साथ मत चलाइए। मोहम्मद शामी को सैल्यूट करते हैं सर, ये आईएसआई का नैरेटिव आना चाहिए। ये हिंदुस्तानी तिरंगे वाले मुसलमान, राष्ट्रभक्त मुसलमानों से, उनसे डर लगता है पाकिस्तान को। ये यहाँ वो फेक नैरेटिव मत चलाइए आईएसआई वाला। मोहम्मद शामी देशभक्त, राष्ट्रभक्त मुसलमानों से पाकिस्तान को डर लगता है। संबित आप बोल लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं ललित अंबरदार और फिरदौस भाई आपके पास आऊंगा। शामी गद्दार है? नहीं, कोई नहीं है। ये छोड़िए, ये बकवास अपने मुंह से मत करिए। ये आईएसआई का नैरेटिव है जो यहाँ पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं आप।
ये पाकिस्तानी नैरेटिव है, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसी टूल किट का पार्ट है। किसने चला? मोहम्मद शमी, आप उसी टूल किट का पार्ट है। ये बकवास मत करिए आप मोहम्मद शमी को लेकर। सैल्यूट करते हैं मोहम्मद शमी को, भक्तों ने चला, वो राष्ट्रभक्त देशभक्त मोहम्मद शमी। इसी देशभक्त मोहम्मद शमी से दिक्कत है पाकिस्तान को। क्या बात करते हैं आप? चलिए संबित आप बोल लीजिए, संबित आप बोल लीजिए, छोड़िए वो नैरेटिव मत चलाइए, वो बकवास। संबित क्योंकि मोहम्मद शामी मुसलमान है इसलिए। कोई नहीं हुआ ये, आवाज कम हो तभी झूठ बोलते हैं आप लोग, कुछ नहीं हुआ ये। खेलता है तो उसको आप गद्दार कहते हैं। ये नैरेटिव वहीं से चल रहा है पाकिस्तान से। ये बंद कीजिए। मोहम्मद शमी के खिलाफ कोई गलत एक शब्द नहीं। जिसने बोला मेरी नजर में वो गद्दार, चलिए जाइए। जिसने मोहम्मद शमी के खिलाफ उल्टा बोला वो गद्दार। बस अब आप बोलिए ये आतंकी है, गद्दार है। आपने ट्वीट किया? मैं बोल रहा हूं हाँ मैंने ट्वीट किया, जाइए टाइमलाइन चेक करिए। मैं बोल रहा हूं मोहम्मद शमी, देशभक्त मोहम्मद शमी, किसी की हिम्मत हैसियत नहीं होनी चाहिए। संबित आप बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं मैं। संबित आप बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं मैं। संबित पात्रा ट्वीट करें कि जो सर आपसे पूछ के ट्वीट करेंगे। बहुत निम्न स्तर का डिबेट, मैं वही कह रहा हूं, काम ये लोग नैरेटिव चलाने टूल किट। आप बोलिए संबित, उसके बाद ललित अंबरदार मैं आपके पास आ रहा हूं। संबित बीच में कोई नहीं बोलेगा, फिरदौस भाई आ रहा हूं। संबित आप नेशनल टीम के प्लेयर को गद्दार कैसे कह सकते हैं? कैसे? अमन भाई, इस प्रकार तो डिबेट नहीं हो पाएगा। संबित आप बोलिए, हो गया शोएब हो गया, उसके बाद पूरा डिबेट खराब हो जाता है। संबित, उसके बाद ललित अंबरदार और फिरदौस भाई आपके पास आ रहा हूं। देखिए ये मोहम्मद शमी वाला विषय पे मुझे आप 20 सेकंड बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। देखिए मोहम्मद शमी क्या है, हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है, वो हम सब जानते हैं, सब सम्मान भी करते हैं। अगर हिंदुस्तान में मोहम्मद शमी के खिलाफ सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग किसी ने किया है तो मुझे कोई अफसोस नहीं कहने में कि जो इस्लामिस्ट ग्रुप है मोहम्मद शमी की पत्नी और बच्ची के लिए जिस प्रकार के ट्वीट किए थे इन लोगों ने कि तुम कैसे मुस्लिम हो जो तुम गणेश पूजा कर रहे हो, तुम कैसे मुस्लिम हो जो तुम्हारी पत्नी बिंदी लगा रही है, तुम कैसे मुस्लिम हो जो तुम्हारी बीवी जो है वो इस प्रकार के कपड़े पहन रही है। मोहम्मद शमी को सबसे ज्यादा, मोहम्मद शामी जो हमारा नेशनल हीरो है, उसको यहाँ से पहले आप इनको हटाइए, पहले आप बदतमीज व्यक्ति को हटाइए यहाँ से। अमन भाई मैं इस प्रकार से डिबेट नहीं कर सकता हूँ, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे डिबेट नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं होता इस प्रकार से। ये तरीका नहीं होता। आप बोल रहे थे चुपचाप बैठे थे ना, अब ऑडियो बंद है। संबित आप बोलिए, ललित अंबरदार के पास मुझे डिबेट नहीं कर, ऑडियो बंद है। संबित आप बोलिए। धन्यवाद। देखिए मोहम्मद शमी को सबसे ज्यादा ट्रोल इन्हीं इस्लामिस्ट ने किया जिन्होंने मोहम्मद शमी की वाइफ और उसकी बेटी तक को नहीं छोड़ा कि आपने बिंदी लगाया, तुम कैसे मुसलमान हो, तुम तो मुसलमान होने लायक नहीं। उनको थ्रेट्स तक दिया, उनके परिवार को थ्रेट्स तक मिली केवल कपड़े के लिए, और आज ये कह रहे हैं कि हम ट्रोल कर रहे हैं। आप देखिए 5 इंडिया के कोई नॉन डिस्क्रिप्ट हैंडल जिनका कोई वजूद नहीं है, उन्होंने अगर मोहम्मद शमी के खिलाफ, विराट कोहली के खिलाफ भी ट्वीट किया, मोहम्मद शमी के खिलाफ ट्वीट किया, तो वो भारत का वॉइस बन गया कि इंडिया ट्वीट्स अगेंस्ट मोहम्मद शमी, इंडिया डज नॉट लाइक मुस्लिम। मगर वहां पर इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का कहे ये इस्लाम की जीत है तो ये लोग कहते नहीं, उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। वो इंटीरियर मिनिस्टर तो है पाकिस्तान का, मगर उसको इमरान खान भी सीरियसली नहीं लेता है, वो पाकिस्तान की आवाज नहीं है, उसको आप सीरियसली मत लीजिए। मगर यहां 5 लोग जिनका वेरीफाइड हैंडल भी नहीं है ट्विटर में, वो अगर मोहम्मद शमी के खिलाफ और विराट कोहली के खिलाफ ट्वीट कर देते हैं तो वो भारत का रिप्रेजेंटेटिव वॉइस बन जाता है। देखिए ये जो शोएब जमाई जैसे लोग बैठे हैं ना, ये मैं बहुत कष्ट के साथ कह रहा हूं, मैं तो इनको भाई मानता हूं, मगर बहुत तकलीफ के साथ कह रहा हूं, इनका शरीर तो यहां है, मन यहां नहीं है। अमन भाई जितनी जल्दी आप समझ ले उतना ठीक है। ललित अंबरदार, यूएपीए ही इलाज है इनका, ये सुधरेंगे गद्दार? और मेरा एक सवाल है आपसे ललित, बहुत गंभीरता से, कश्मीर में ही क्यों ये जो कश्मीर में छात्रों पर यूएपीए लगा? मैं जब आ रहा था यहाँ पर मुझे बताया गया सोनभद्र में भी पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई, उज्जैन में हुई, नोएडा में हुई, ईद के जुलूस में भी पाकिस्तान जिंदाबाद, उदयपुर में मामला, पंजाब में मामला। तो ये तो पूरे देश में कश्मीर मॉडल यूएपीए वाला पूरे देश में लगना चाहिए, लागू होना चाहिए, सिर्फ कश्मीर में क्यों? जहां जहां कोई ऐसा वायरस है तो उसकी ये यूएपीए वैक्सीन होनी चाहिए ना। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बोलूंगा, शॉर्ट में बोलूंगा, प्लीज मुझे कोई ना बीच में इंटरवीन करे। देखिए मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 1946 से पहले 1888 का एक छोटा सा संदर्भ दूंगा। 1888 में मेरठ के अंदर सर सैयद अहमद खान क्या बोलते हैं
हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, वो दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। एक को दूसरे से जंग करनी होगी, एक को हराना पड़ेगा, तभी दूसरा वहां पे रहेगा। तो ऐसे पड़ी थी बुनियाद 1888 में, बार बार बोल रहा हूं, मेरठ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बुनियाद तब पड़ी थी। और हम क्या करते रहे, सर सैयद को हमने हीरो बना दिया, हर यूनिवर्सिटी में उनके नाम से सर सैयद करके उसको हीरो बना दिया। उसके बाद 1946, 16 अगस्त 1946 ये मुस्लिम लीग जिन्ना की मुस्लिम लीग आपको धमकी देती है, नोखाली का कत्लेआम होता है। क्या किया वहां पे, दिनों हफ्तों तक वहां पे कलकत्ता की सड़कों पे हिंदुओं की लाशों को गिद्ध खा रहे थे, आपने सह लिया। और 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ, हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, जिना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया। और दुर्भाग्य ये 90% हिंदू यूपी और बिहार के मुसलमानों ने, महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, दक्कन के मुसलमानों ने, जिन्होंने जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के ऊपर जिन्ना का समर्थन किया, पाकिस्तान का समर्थन किया, वो पाकिस्तान नहीं गए। ये उनकी औलादें हैं जो आज तुमको चैलेंज कर रही है, क्योंकि तुमने उनको सह लिया। और कश्मीर के अंदर आपने 370 और 35 से देके कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर एक छोटा मोटा पाकिस्तान बनाया। कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है, जिनोसाइड होता है, आप लोग चुप रहे। आप कहते हैं क्रिकेट मैच पर अभी हुआ, हमने बचपन से सहा है कश्मीर के अंदर। जब भी पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच होता था, चाहे हिंदुस्तान जीतता या पाकिस्तान जीतता, हिंदुओं के घरों पे पथराव होता था। 80 के दशक में वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच हुआ था श्रीनगर के अंदर, और क्या किया था कश्मीरी इस्लामिस्टों ने, वेस्ट इंडीज का समर्थन किया था। और पूछे वहां पे उस वक्त हमारे दिग्गज खिलाड़ी खेल रहे थे, उनकी जो मेमोरीज है वो बताइए, कैसी जिल्लत की थी उन्होंने उन इंडियन एक्टर्स की। क्यों, ये इस्लामवादी है और हमने इनको बर्दाश्त किया। आपकी महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, सेल्फ रूल है उनका पॉलिटिकल एजेंडा, उसके अंदर सबसे ऊपर लिखा हुआ है कश्मीर के ऊपर, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ज्वाइंट मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल होगा। इसका मतलब आप जानते हैं क्या है, 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू और श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट के ऊपर, जो तब पहले कश्मीर और भारत का झंडा होता था, वहां पाकिस्तान का भी झंडा लगना था। और आप उनसे उम्मीद क्या करते हैं, अब्दुल्ला से इनका रिश्ता पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का है। फारूक अब्दुल्ला की पार्टी का जो अभी बारामूला से लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिल्ली में, अभी उसने लेजिस्लेटिव असेंबली कश्मीर के अंदर बोला पाकिस्तान जिंदाबाद लाइव असेंबली में। और जब बाहर पत्रकारों ने पूछा भाई क्यों बोला, बोलते मैं मुसलमान हूं, बावुक हो गया। आपने बर्दाश्त कर लिया, बीजेपी की सरकार थी उस वक्त, ज्वाइंट सरकार थी। क्या किया आप लोगों ने वहां पे उनके साथ, कुछ नहीं किया आपने। ये सवाल ये भी है, सवाल ये लोग ट्विटर पर लोग पूछ रहे हैं, एक सवाल है फिरदौस भाई, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। वहां का टीएमसी का एक नेता बोलता है हम हिंदुस्तान में इतने हैं, हिंदुस्तान में 3 पाकिस्तान बनाएंगे। क्या किया आपने, फिरदौस भाई सहते गए। देखिए फिर फिरदौस भाई, इसलिए ना ये आप ललित अंबरदार को आप सुन रहे थे, इमरान खान ये गुस्सा भी है और दर्द भी है, ये गुस्सा भी है, दर्द भी है। फिरदौस भाई, मतलब लोग ट्विटर पर ये सवाल पूछ रहे हैं के अंदर कश्मीर होता है। एक मिनट, ठीक है ललित भाई, एक मिनट। फिरदौस जी, ये ललित अंबरदार को जो आपने सुना, गुस्सा भी है, वो इमोशनल भी है, और दुख भी होता है, दर्द भी होता है। लोग ये कहते हैं कि जब ओलंपिक में भारत ने मेडल जीते, तब इन लोगों ने ऐसा कश्मीरी यहां पर कौन सा जश्न मनाया, किसी ने पटाखे फोड़े। जब भारत ने बालाकोट किया, पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, तब ऐसे पटाखे फोड़े। जब हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, तब ऐसे पटाखे फोड़े नहीं। एनआईटी में 2016 में, फिरदौस भाई, फिरदौस 2016 में श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ललित अंबरदार उनको बोलने देते, पहला लाठीचार्ज उसने हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर किया जिन्होंने तिरंगा उठाया था। फिरदौस महबूबा मुफ्ती ने किया 2014 में। ठीक, फिरदौस तक आप बोलिए कि जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ओलंपिक में भारत ने अच्छा किया, जब भारत ने अच्छा, तब कौन से पटाखे कब फोड़े गए। यहां पाकिस्तान से हार गया भारत तो पटाखे, फिर कहा जाता कि पाकिस्तानी मत कहो, हमारी राष्ट्रीयता पर शक मत करो, हम भारतीय पहले हैं। फिरदौस भाई बोलिए आप। अमन जी, उम्मीद है कि आप सच में मुझसे जवाब सुनना चाहते होंगे। बिल्कुल। तो फिर धीरज रखिएगा। पहले तो मैं ये कहूँ कि मैं आज खुद से शर्मिंदा हूँ कि मैं आपके इस प्रोग्राम में और आपके टीवी चैनल पे आया। जिस किस्म की भाषा का यहाँ पे उपयोग किया गया, बाबर के हरम से निकले हुए जो पैदावार है, वो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर की औलाद कह के पुकार रहे हैं, और आप उनको फुल टाइम जो है यहाँ पर दे रहे हैं।
मैं बाबर फिर तो उसी एक बात क्रूर पे आऊंगा आतंकी कि बाबर, पाकिस्तान की बाबर सिलेबस की तो एक बात कर क्रूर रहे हैं। आतंकी बाबर, उसमें बाबर क्या का डाउट, क्या मैं समझा नहीं। बाबर का हरम और बाबर के हरम से निकले हुए औलाद जो हैं, जो औलादे हैं, कौन सा बाबर का, कौन सा हरम से हरम, निकले क्या हुए जो पैदावार है वो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों पे कीचड़ उछालेंगे, उंगलियां उठाएंगे हम पर। ये क्या बोल रहे हैं? और आप अमन भाई ये क्या हिंदुस्तान में रहने का सिर्फ समित पात्रा को हक पैदा हुए है, सिर्फ समित पात्रा को हक है। ये आप सुन रहे हैं अमन भाई? समित पात्रा को हक है। अमन भाई इन्होंने कहा कि समित पात्रा को हक है बाबर के हरम से पैदा हुआ है। हिंदुस्तान में रहने का सिर्फ समित पात्रा को हक है। ऑन एयर होने दे रहे हैं? आप सुनिए ना, वो अपनी बात कर रहे हैं, बाबर के हरम से वो अपनी बात कर रहे हैं, वो अपने एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं, वो है बाबर बात। वो बड़े वाले बाबर वक्त हैं, वो बाबर के फैन है, वो अपनी बात कर रहे हैं। ये बाबर क्रूर आतंकी बाबर, आक्रांता बाबर, क्रूर आतंकी है बाबर। आप जैसे पैनलिस्ट के साथ में बैठ के डिस्कशन कर रहा हूं। हम नहीं सुन सकते हैं। नहीं, कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। कौन सुन लेगा? बाबर तो एक क्रूर आतंकी बाबर। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बाबर और औरंगजेब के औलाद कहना आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? अरे वो क्रूर आतंकी है औरंगजेब क्रूर आतंकी, ग्लोरीफाइड डकैत, शैतान, हैवान एजेंट है जो इस मुल्क को बांट रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ फिरदौस, ये ग्लोरीफाइड डकैत है, हैवान है, शैतान है, आतंकी है। औरंगजेब कौन है? औरंगजेब शीशगंज गुरुद्वारा जाइए, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सर काट दिया उसने। औरंगजेब के फैन है आप लोग, बाबर के फैन है। हिंदुस्तान के आज के ये ना टॉपिक पर रहिए, मुझे लगा था पाकिस्तान के फैन है। आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। बाबर शर्म से डूब मरे, औरंगजेब मेरी क्या बात कर रहे हैं फिरदौस? लोगों को ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ टॉपिक पर रहिए। आपकी बाबर भक्ति फटफट कर बाहर आ रही है। भीख मांगिए। ये बाबर, औरंगजेब, ये जितने क्रूर आतंकी, आप उनके भक्त हैं। मुझे लगा था वैसे किसी ने सही कहा है कि कन्वर्टेड ज्यादा डेंजरस होते हैं, ज्यादा रेडिकलाइज होते हैं। फिरदौस भाई, किसी ने बहुत सही कहा है, जो कन्वर्टेड होते हैं वो ज्यादा रेडिकलाइज होते हैं, वही ज्यादा बाबर औरंगजेब करते हैं। संबित आप जवाब दे दीजिए। आप बोलिए, मैं बीच से हट रहा हूं। संबित, ये अमन चोपड़ा साहब, देखिए अमन भाई, अमन चोपड़ा साहब आप कह रहे हैं। अमन भाई मैंने शांति से इनको सुना, अब सुन ले। आप कह रहे हैं, अब सुन ले जरा। संबित, मुझे ब्रेक पर जाना। अमन जी अब 10 सेकंड सुन ले। बोलिए संबित। अमन जी मुझे इतना कहना है कि यहाँ जिस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया गया, यहाँ कहा गया कि बाबर के हरम से निकले हुए लोग आज मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ है इस प्रकार की भाषा का, और कोई मुसलमानों पे उंगली नहीं उठा रहा है। यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाबर को यूलोजाइज किया, बाबर की आइडियोलॉजी के विषय में अच्छे कहें, जो औरंगजेब को और औरंगजेब लेन होना चाहिए उसको समर्थन करते हैं। क्या ये कहना उचित नहीं है कि आप देश में बाबर और औरंगजेब जैसे लोगों को आप हीरो के रूप में देखते हैं? तो आप कहते हैं कि ये जो हिंदू हैं ये बाबर के हरम से, मैं और अमन और ललित अंबरदास बाबर के हरम से निकले हुए हैं। इसका अर्थ आप समझते हैं? आप किसको गाली दे रहे हैं? आप कोटि कोटि माताओं को, आप भारत माँ को गाली दे रहे हैं। मैं यहाँ ना चिल्लाना चाहता हूँ, मगर मुझे तकलीफ हो रही है। संबित, इसी पर आपसे शुरू करूंगा। छोटा सा ब्रेक। देश नहीं झुकने देंगे, आप देख रहे हैं। आ रहा हूँ फिरदौस, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। थोड़ा सा ब्रेक। अमेरिकी अभिनेता जेम्स माइकल टायलर का 59 साल की उम्र में कैलिफोर्निया में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। टायलर ने अमेरिका की मशहूर कॉमेडी टीवी सीरीज फ्रेंड्स से काफी सुर्खियां बटोरी थी। बर्थ सर्टिफिकेट के विवाद में समीर वानखेड़े ने बयान जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बेवजह उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बिना इजाजत उनके निजी दस्तावेज सार्वजनिक करने का आरोप भी लगाया। इससे पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी जाति का नकली सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बर्थ सर्टिफिकेट भी डाला और दावा किया कि वो सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है, जिसमें उनका नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ था। जो दलित कैंडिडेट थे IRS के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी ने ट्वीट कर आरोपों को गलत बताया। समीर की पत्नी क्रांति ने लिखा कि वो और उनके पति जन्म से हिंदू हैं और 2017 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने शादी की थी। समीर के पिता ने भी आरोपों को गलत बताया। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं, नाम से हो, अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है, सब पूरा है। दिल्ली के सराय काले खां में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च यानी IDTR में ई ऑटो मेले की शुरुआत हुई।
यहाँ बिजली से चलने वाले ऑटो की प्रदर्शनी लगाई गई। इस ऑटो की खास बात ये दिखी कि दिल्ली सरकार ने जल्द ही इन्हें दिल्ली की सड़कों पर उतारने का भरोसा जताया। साथ ही इनमें महिला ऑटो ड्राइवरों के लिए खास इंतजाम किए गए। 4000 से ज्यादा जो ऑटो होंगे उनको परमिट दिया जाएगा और उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। इस मौके पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ई ऑटो की सवारी की। दावा किया गया कि इस मुहिम से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इसमें महिलाओं को मिली खास हिस्सेदारी महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करेगी। इन ऑटो का रंग आम ऑटो से अलग होगा ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इसका फैसला दिल्ली सरकार ने 1 साल पहले लिया था, जिसके जमीन पर जल्द उतरने की उम्मीद जताई गई। आने वाले 2 से 3 महीने में ये ऑटोज आप सड़कों पर ठीक है। यूपी में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व एमएलसी राजेश पति त्रिपाठी और उनके बेटे ललितेश पति त्रिपाठी टीएमसी में शामिल हो गए। उन्हें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में साउथ ब्लॉक में बने अपने मंत्रालय के दफ्तरों में साफ सफाई का जायजा लिया और कर्मचारियों को कुछ निर्देश दिए। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद फिर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। वो बुधवार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने एक चुनावी सभा में बंगाल कांग्रेस पर चुटकी ली और उसे टीएमसी में विलय कर लेने का सुझाव दिया। तृणमूल कांग्रेसटाई आसल कांग्रेस एवं एर साथे कांग्रेसटा मार्च करे गेले अस्तित्व बाँचबे। ममता के मंत्री के इस सुझाव पर कांग्रेस भड़क गई और उसने पलटवार करने में देरी नहीं की। अभी भी ऐसा नहीं होता है कि नेशनल पार्टी क्षेत्रीय पार्टी में उसका समावेश हो। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले 1000 के पार पहुंच गए। अक्टूबर महीने में ही अब तक डेंगू के 665 नए केस सामने आ चुके हैं। बीएसपी से बाहर किए गए यूपी के पूर्व मंत्री लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें लखनऊ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल करवाया। हमारी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ें। राजस्थान में वैट घटाने की मांग पर 8 जिलों में पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल शुरू कर दी। इसका सबसे ज्यादा असर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, जालौर और बाड़मेर में देखने को मिला, जहां पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद रहे। हालांकि जयपुर में पेट्रोल पंप खुले रहे, लेकिन वहां के भी कई इलाकों में इसका असर देखने को मिला। वजह ये है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पड़ोसी राज्यों से महंगा मिल रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों का आरोप है कि राज्य सरकार की तरफ से वसूले जा रहे ज्यादा वैट की वजह से उनकी बिक्री लगातार घट रही है। हमारी 2-3 मांगे मुख्य हैं। एक तो वैट है जो बढ़ाया था कोरोना काल में, उसको वापस ले गए। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का एक मरीज मिलने से दहशत फैल गई। दावा किया गया कि कानपुर में एयरफोर्स के एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज में अलग से जीका वायरस वार्ड बना दिया गया, ताकि अगर किसी में इस बुखार के लक्षण दिखें तो उन्हें फौरन इलाज मुहैया कराया जा सके। मैं कानपुर के जीएसपी मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्पिटल में जहां देखिए आप जीका वायरस वार्ड को पूरी तरीके से रिजर्व कर लिया गया। 20 बेड का ये पूरा वार्ड है। केंद्र से भी एक टीम कानपुर भेजी गई। यूपी के स्वास्थ्य विभाग के डीजी वेदव्रत सिंह ने दावा किया कि जीका वायरस का मामला सामने आने के बाद तुरंत एक्शन लिया गया। अस्पताल की व्यवस्था तो दुरुस्त की ही गई, साथ ही आसपास के इलाके से लोगों के सैंपल भी लिए गए। जो भी बुखार के केसेस है तो उनकी जांच कराई जाए, सभी जांच कराई जाए, चाहे वो कोविड की हो चाहे हमारी डेंगू की हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने अयोध्या दौरे में कुछ संतों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने देश को जल्द कोरोना संकट से मुक्ति मिलने की भी प्रार्थना की। अब वो सुबह हनुमानगढ़ी और रामलला में दर्शन करेंगे। प्रभु श्री राम की मां सरयू नदी की कृपा होगी, इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के पूर्व फुटबॉलर डिडिये ड्रॉग्बा को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। क्रूज ड्रग्स केस में 19 दिन से जेल में बंद आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टली। ड्रग्स केस में एनसीबी नेता नवाब मलिक का नया हमला का एनसीबी के एक अधिकारी ने उन्हें भेजी चिट्ठी में लगाए गंभीर आरोप। तो समीर वानखेड़े की पत्नी का पलटवार, पति की ईमानदारी से कुछ लोगों को परेशानी।
अभिनेता जेम्स माइकल टायलर का 59 साल की उम्र में कैलिफोर्निया में निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। टायलर ने अमेरिका की मशहूर कॉमेडी टीवी सीरीज फ्रेंड्स से काफी सुर्खियां बटोरी थीं। बर्थ सर्टिफिकेट के विवाद में समीर वानखेड़े ने बयान जारी किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बेवजह उन्हें और उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने बिना इजाजत उनके निजी दस्तावेज सार्वजनिक करने का आरोप भी लगाया। इससे पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी जाति का नकली सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बर्थ सर्टिफिकेट भी डाला और दावा किया कि वो सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का है, जिसमें उनका नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा हुआ था। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी ने ट्वीट कर आरोपों को गलत बताया। समीर की पत्नी क्रांति ने लिखा कि वो और उनके पति जन्म से हिंदू हैं और 2017 में हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने शादी की थी। समीर के पिता ने भी आरोपों को गलत बताया। मेरा कभी दाऊद से कोई संबंध भी नहीं नाम से हो, अभी किधर से फर्जी बना के लाए ये भी मुझे पता नहीं, और ये सब झूठ है, सब पूरा है। दिल्ली के सराय काले खां में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च यानी IDTR में ई ऑटो मेले की शुरुआत हुई। यहाँ बिजली से चलने वाले ऑटो की प्रदर्शनी लगाई गई। इस ऑटो की खास बात यह दिखी कि दिल्ली सरकार ने जल्द ही इन्हें दिल्ली की सड़कों पर उतारने का भरोसा जताया। साथ ही इनमें महिला ऑटो ड्राइवरों के लिए खास इंतजाम किए गए। 4000 से ज्यादा जो ऑटो होंगे उनको परमिट दिया जाएगा और उसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण रहेगा। इस मौके पर दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ई ऑटो की सवारी की। दावा किया गया कि इस मुहिम से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। इसमें महिलाओं को मिली खास हिस्सेदारी महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करेगी। इन ऑटो का रंग आम ऑटो से अलग होगा ताकि इन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इसका फैसला दिल्ली सरकार ने 1 साल पहले लिया था, जिसके जमीन पर जल्द उतरने की उम्मीद जताई गई। आने वाले 2 से 3 महीने में ये ऑटोज आपकी सड़कों पर ठीक है। यूपी में कांग्रेस छोड़ने वाले पूर्व MLC राजेश पति त्रिपाठी और उनके बेटे ललितेश पति त्रिपाठी TMC में शामिल हो गए। उन्हें पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धौलाधार की पहाड़ियों पर इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में साउथ ब्लॉक में बने अपने मंत्रालय के दफ्तरों में साफ सफाई का जायजा लिया और कर्मचारियों को कुछ निर्देश दिए। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव लंबे समय बाद फिर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। वो बुधवार को तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने एक चुनावी सभा में बंगाल कांग्रेस पर चुटकी ली और उसे TMC में विलय कर लेने का सुझाव दिया। तृणमूल कांग्रेसटाई आसल कांग्रेस एवं एर साथे कांग्रेसटा मार्च करे गेले अस्तित्व बाँचबे। ममता के मंत्री के इस सुझाव पर कांग्रेस भड़क गई और उसने पलटवार करने में देरी नहीं की। अभी भी ऐसा नहीं होता कि नेशनल पार्टी क्षेत्रीय पार्टी में उसका समावेश हो। दिल्ली में इस साल डेंगू के मामले 1000 के पार पहुंच गए। अक्टूबर महीने में ही अब तक डेंगू के 665 नए केस सामने आ चुके हैं। बीएसपी से बाहर किए गए यूपी के पूर्व मंत्री लालजी वर्मा और राम अचल राजभर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें लखनऊ में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी में शामिल करवाया। हमारी पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ें। राजस्थान में वैट घटाने की मांग पर 8 जिलों में पेट्रोल पंप मालिकों ने हड़ताल शुरू कर दी। इसका सबसे ज्यादा असर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, जालौर और बाड़मेर में देखने को मिला, जहां पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद रहे। हालांकि जयपुर में पेट्रोल पंप खुले रहे, लेकिन वहां के भी कई इलाकों में इसका असर देखने को मिला। वजह ये है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पड़ोसी राज्यों से महंगा मिल रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों का आरोप है कि राज्य सरकार की तरफ से वसूले जा रहे ज्यादा वैट की वजह से उनकी बिक्री लगातार घट रही है। हमारी 2-3 मांगे मुख्य हैं। एक तो वैट है जो बढ़ाया था कोरोना काल में, उसको वापस ले गए। उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का एक मरीज मिलने से दहशत फैल गई। दावा किया गया कि कानपुर में एयरफोर्स के एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज में अलग से जीका वायरस वार्ड बना दिया गया, ताकि अगर किसी में इस बुखार के लक्षण दिखें तो उन्हें फौरन इलाज मुहैया कराया जा सके।
मैं कानपुर के जीएसवी मेडिकल कॉलेज के उस हॉस्पिटल में जहां देखिए आप जीका वायरस वार्ड को पूरी तरीके से रिजर्व कर लिया गया। 20 बेड का ये पूरा वार्ड है। केंद्र से भी एक टीम कानपुर भेजी गई। यूपी के स्वास्थ्य विभाग के डीजी वेदव्रत सिंह ने दावा किया कि जीका वायरस का मामला सामने आने के बाद तुरंत एक्शन लिया गया। अस्पताल की व्यवस्था तो दुरुस्त की ही गई, साथ ही आसपास के इलाके से लोगों के सैंपल भी लिए गए। जो भी बुखार के केसेस हैं तो उनकी जांच कराई जाए, सभी जांच कराई जाए, चाहे वो कोविड की हो चाहे हमारी डेंगू की हो। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने अयोध्या दौरे में कुछ संतों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने देश को जल्द कोरोना संकट से मुक्ति मिलने की भी प्रार्थना की। अब वो सुबह हनुमानगढ़ी और रामलला में दर्शन करेंगे। प्रभु श्री राम की मां सरयू नदी की कृपा होगी तो इस महामारी से मुक्ति मिलेगी। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट के पूर्व फुटबॉलर डिडिये ड्रॉग्बा को विश्व स्वास्थ्य संगठन का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया। देश नहीं झुकने देंगे। भारत एक T20 मैच क्या हारा, गद्दारों की पहचान भी हो गई और अब उन धृतराष्ट्रों को भी आंखें खोल लेनी चाहिए जो ऐसे गद्दारों को कवर फायर देते हैं। देखिए, क्योंकि गद्दारों के लिए मैच क्रिकेट का कभी था ही नहीं, धर्म का है। ये सीख इन्हें पाकिस्तान से मिलती है। पाकिस्तान ने इस मैच में बार बार बताया कि जीत क्रिकेट की नहीं, इस्लाम की हुई है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वकार यूनिस को सुनना चाहिए, जिसके लिए जीत से ज्यादा बड़ी उपलब्धि हिंदुओं के बीच मैदान में नमाज पढ़ना है। मतलब वो क्रिकेट कमेंट्री कर रहे थे, कमेंटेटर हैं, एक्सपर्ट हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे लिए बड़ी उपलब्धि थी कि जब एक खिलाड़ी ने हिंदुओं के बीच नमाज पढ़ी बीच मैदान में। सुनिए, उसके बाद संबित और शोएब मेरे साथ हैं, ललित अंबरदार भी हैं। सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली something very very special for me. वकार यूनिस को आपने सुना। इससे पहले पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो कह चुके हैं कि इस्लाम की जीत हुई है। कमेंटेटर वहां पर कह रहे हैं, खिलाड़ी कह रहे हैं कि कुफ्र हार गया। संबित, उससे पहले एक बार शोएब जमाई आपका कमेंट, उसके बाद संबित और ललित अंबरदार आपके पास आऊंगा। संबित, जिन्होंने धर्म से पहले, देश से पहले धर्म को माना, वही लोग सड़कों पर निकले। इस्लाम की जीत इस वजह से वो लोग आए। शोएब, देखिए अमन भाई, एक तो मैं एक ही ब्रश से सबको पेंट नहीं करूंगा। पहले आप संबित, पहले आप बोलिए, उसके बाद शोएब। संबित आप बोलिए पहले। संबित, आप सोच के देखिए अमन भाई, पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान चेष्टा कर रहा है कि इस्लाम के नाम पे हिंदुस्तान के फॉल्ट लाइन को किस प्रकार से झकझोरा जाए और एक बहुत बड़े चंक को हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तान के खिलाफ परिवर्तित कर दिया जाए। और बड़े दुख के साथ और चिंता के साथ मैं कह रहा हूं, आज भी हिंदुस्तान के अंदर, मैं बिल्कुल मेजॉरिटी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कॉमन है, क्या मैं सभी मुसलमानों के लिए ये नहीं कह रहा हूं, वो तो देशभक्त है ही, मगर कुछ लोग जो हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो अफजल गुरु के समर्थक थे, जो बुरहान वानी के समर्थक थे, जो कसाब के भी समर्थक थे और जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे देते थे, वो कहीं ना कहीं ये जो बयान कश्मीर के पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का आया है और जो अभी वकार ने कहा कि हमने नमाज पढ़ लिया हिंदुओं के बीच में, उससे सहमत है। पटाखे भी फोड़ रहे हैं। ये चिंता का विषय है, क्योंकि जो दुश्मन दिख रहा है उससे आप लड़ सकते हो, मगर जो दुश्मन घर के अंदर सोया हुआ है, आलती पालती मार के बैठा हुआ है, आप डिबेट करने के अलावा उसके साथ क्या कर सकते हो, ये चिंता का विषय है और हमें इस पर चिंतन करते हुए सोचना भी पड़ेगा भविष्य का राह क्या रहेगा। शोएब, धर्म की वजह से लोग सड़कों पर आए, यहां पर कुछ लोग सड़कों पर आए धर्म की वजह से। अमन भाई, ये जो पाकिस्तान के खिलाड़ी या मिनिस्टर, ये जाहिल किस्म के लोग, ये जो उलूल जुलूल बातें करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से आते हैं। पहली बात ये बताइए कि इंडिया ने जितनी दफ़ा पाकिस्तान को हराया तो क्या उस वक्त इस्लाम की हार हो गई थी? अरे क्रिकेट के मैच से इस्लाम का क्या लेना देना? हमारा मजहब तो मजहब क्या, ये तो पूरी दुनिया वालों का है। कैप्टन में एक बार जब हार गया था तो बोला था कि एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके। शोएब, आप पहले कंप्लीट अरे भाई चुप रहो यार, ये लोग जो सड़कों पर उतरे, क्यों उतरे? मैं कंप्लीट कर लूं। ये जो जश्न मना रहे थे, ये धर्म की वजह से ही मना रहे होंगे, वरना क्यों मनाएंगे? सुनिए, हाँ जी, हाँ जी। पाकिस्तान के लोग क्या करते हैं? पाकिस्तानी हमारे हो जाए मुझे क्या नहीं, हमारे इंडियन कुछ भारतीय भी सड़कों पर उतरे ना, जश्न मनाया, पटाखे फोड़े। ये लोग इसलिए उतरे ना कि भाई क्रिकेट में इस्लाम जीत गया और हिंदुस्तान ने हिंदुओं को हरा दिया।
वरना क्यों ये लोग सड़कों पर उतरे शोएब भाई? बहुत जगह ये मैं आपको बता, बहुत जगह जो है ना बातें हुई कि पटाखे फोड़े गए। आपको पता है कि करवा चौथ का भी दिन था और कई ऐसे मैंने ट्विटर हैंडल करवा चौथ पर पटाखे नहीं फोड़े, करवा चौथ के रोज लोगों ने पटाखे फोड़े और उसी दिन मैच भी था। अब करवा चौथ के पटाखे को आपने कह दिया कि भाई इन्होंने पटाखे फोड़े हैं, तो ये मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के लिए जो बातें की गई वो ठीक नहीं। डिबेट करवाते कश्मीर का मैं मानता हूं, करवा चौथ के डिबेट, लेकिन करवा चौथ के पटाखे फोड़े गए, ये कवर फायर दे रहे हैं। करवा चौथ के रोज पटाखे फोड़े गए हैं, ये हकीकत है। और उस दिन कई शादियां भी थी, कई शादियां थी, बारात में तो ये यूएपीए किस पे लगा दिया भाई? ये यूएपीए किस पे लगा दिया? वो बेचारे करवा चौथ बना रहे थे, ये हमारे ये जो है मुसलमान भाई वो कश्मीरी करवा चौथ बना रहे थे, इन पर यूएपीए लगा दिया। अमन भाई पाकिस्तान के साथ करवा चौथ मना रहे हैं। शोएब भाई आप तो पाकिस्तान के साथ करवा चौथ मत मनाओ, आप तो हमारे भाई हो, रहने दो। अरे आप तो बताओ छन्नी लेके पाकिस्तान को देख रहे हैं कि पाकिस्तान के बाद जाके ये अपना व्रत तोड़ेंगे। हम नहीं फोड़ते। अरे आपके लोग पुलवामा में शहीद हुए थे, पाकिस्तान के साथ कम से कम शोएब भाई, वो हमने व्हाट्सएप शोएब भाई पाकिस्तान के साथ करवा चौथ मना रहे हैं। दोस्त थे ना यहाँ पर छलनी लेके पाकिस्तान को देख रहे हैं। आपके एक दोस्त थे मीडिया के बड़े एंकर, आपके दोस्त थे संबित पात्रा, पुलवामा के हमले के बाद जश्न मनाया, व्हाट्सएप चैट लीक हुआ। अब मेरा शोएब आप ललित आप बोल लीजिए पहले, लेकिन शोएब पहले एक सवाल पर रहिए ना, ये लोग जो जश्न मना रहे थे पाकिस्तान की जीत का, ये क्यों मना रहे थे? नहीं मेरा सवाल सुनिए, इधर उधर मत जाइए। शोएब सुनिए, शोएब सुनिए। शोएब, ये लोग जो जश्न मना रहे थे पाकिस्तान की जीत का जश्न, ये क्यों मना रहे थे? ये इसलिए बना रहे थे क्योंकि धर्म की वजह से ना, वरना कोई क्यों मनाएगा भाई? आपके लिए देश पहले है, धर्म बाद में है, अगर मैं गलत नहीं, आपके लिए देश पहले है ना? जवाब दिया अमन भाई, मैंने उसका जवाब दिया। मैंने सिर्फ पूछा कि सर सैयद को वो करवा चौथ का व्रत बना रहे थे, करवा चौथ के पटाखे फट रहे थे, क्या जवाब दिया आपने शोएब? कहां से लेके आते हैं? अरे क्या पता आपको सर सैयद के बारे में? हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं एएमयू देश का गौरव है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश का गौरव है। थ्योरी देने वाला सबसे पहले, खैर छोड़िए वो डिबेट अलग है, मैं उधर नहीं जा रहा। टू नेशन थ्योरी सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने दी थी, सर का खिताब अंग्रेजों ने दिया था, उधर मैं नहीं जा रहा हूँ। ललित अब आप बोल लीजिए। ललित डिबेट का गोल पोस्ट बदल देते हैं आप, कवर फायर देते हैं, लैंग्वेज आने चलेगी ना। ललित पिछले 70 साल से ललित ये सुनिए, ये 70 साल की जो सेकुलर हिस्ट्री के नीचे हिंदुस्तान को छुपा के रखा, याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा जाके। 1888 में मेरठ का उनका लेक्चर पढ़ लीजिएगा, फिर अकल आ जाएगी आप लोगों। और इकबाल, हर यूनिवर्सिटी के अंदर इकबाल की चेयर है। इकबाल जिसने पाकिस्तान को एकेडमिक फिलोसफिकल कंटेंट दिया। दूसरी बात, अब जहां तक तेरा बाप गटिया है, बाबर की औलाद, तेरा बाप बाबर की औलाद, तेरा बाप गटिया है। लोग ऑडियो बंद कर दीजिए, सिर्फ ललित आप बोलिए। शोएब आप हरे के बीच में बोलेंगे, आप पर्सनल हो जाते हैं। ललित आप बोलिए और थोड़ा शब्दों का चयन ठीक रखिए। भारत से तो उनके कैप्टन ने दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगी थी स्टेडियम में। मैं दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगता हूं क्योंकि वो हिंदुस्तान से आ रहा था। इनकी आवाज निकली थी तब रोहिंग्यास के लिए आपने जाके वहां पे आजाद मैदान में अमर जवान ज्योति को तोड़ा, इसलिए क्योंकि तुम्हारा रिश्ता ओवर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टीज है। और जहां तक कश्मीर का ना साहब, कश्मीर में आप संबित पात्रा, कश्मीर आपके लिए टेस्ट है। अगर आपने कश्मीर को कंट्रोल नहीं किया, हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर वो बन के आएंगे। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो नारा ये लगा था, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान। हसन हकानी, अरे हकानी ने ट्वीट किया था 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, बोला मैं गजनवी के मजार के ऊपर सजदा करने आया हूँ। ये गजनवी जिसने इस्लाम फैलाया गजनी से और सोमनाथ में मूर्ति तोड़ी थी, वो इन स्लीपर सेल्स के लिए मैसेज था, इन जहादियों के लिए मैसेज था कि हम तुम्हारे लिए। आपसे जाते जाते एक सवाल, ऑडियो बंद है सबका, संबित जाते जाते जो मेरे बुनियादी सवाल है, ये मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए ना भाई? ये सिर्फ कश्मीर में यूएपीए लगा दिया कुछ गद्दारों पर, ये तो ऐसी नारेबाजी तो सोनभद्र में, उज्जैन में, नोएडा में, ईद के जुलूस में, उदयपुर में, पंजाब में, हर जगह हुई है। तो सब पे लगना चाहिए ना, सिर्फ कश्मीर में कश्मीरी सबको पकड़िए। अमन भाई 30 सेकेंड। अमन भाई, ये मॉडल पूरे देश में लागू है, तभी तो अनुच्छेद 370 हट पाया,
तभी तो भव्य राम मंदिर बन पा रहा है। आपको क्या लग रहा है ये मॉडल लागू नहीं है? ये जो शाहीन बाग में दंगे करने के लिए लोग निकले थे, चाकू लेके अंकित को गोद रहे थे, आज वो जेल के पीछे है ना। रोज रोज बोलते रहते हैं कि अरे हमें छोड़ दो, हम तो पिंजरा तोड़ गैंग वाले हैं, हमारे पे दया करो, हमें बेल दे दो, ये कहते हैं ना। तो है सब कुछ यहाँ टीवी में बताने की आवश्यकता नहीं है, मगर जो लोग देश के खिलाफ खड़े होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही हो। और अमन जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि फिरदौस, जिसने अभी सभी हिंदुओं के लिए कहा कि हम बाबर के हरम की पैदाइश है, उनको आपने वो डिबेट से हटा दिया, मैंने उनको डिबेट से हटा दिया। शुक्रिया संबित आपका, ललित आपका, शिवजमाई आपका। अब 100 बात की एक बात किशोर रजवाड़ी के साथ। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाड़ी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। पाकिस्तान की जीत पर जश्न से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ छात्रों पर एफआईआर दर्ज की, लेकिन महबूबा मुफ्ती उनके समर्थन में उतर आई। नवाब मलिक ने एक चिट्ठी जारी कर समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के नए आरोप लगाए, जिसे उनके परिवार ने खारिज कर दिया।